नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे हिंदी ज्ञान बोध चैनल में। दोस्तों, हम यूजीसी नेट पेपर 1 के 2004 से 2020 तक टॉपिक वाइज सीरीज़ कर रहे थे। हमने टीचिंग एप्टीट्यूड शुरू किया था जिसमें 2004 से 2016 तक के पीवाईक्यू हमने कर लिए थे। तो आज हम 2017 से 2018 तक के पीवाईक्यू करेंगे। 2018 में टोटल 10 सेट थे, तो आज हम 5 सेट करेंगे। हर सेट में 5 प्रश्न हैं, तो टोटल आज 35 प्रश्नों के ऊपर पीवाईक्यू करेंगे। तो हर प्रश्नों के मैंने उत्तर नहीं लगाए हैं, तो आप इनको एज अ मॉक टेस्ट की तरह ही अटैम्प्ट करिएगा। प्रश्न आपके सामने है, शिक्षण अधिगम संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों के समुच्चय में से कौन सा स्वीकार्य कथन है? अपना उत्तर दर्शाने के लिए सही कूट का चयन कीजिए। जनवरी 2017 का प्रश्न है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिए गए हैं 5 और यहाँ नीचे कोड दिया गया है, तो आप इनको सही उत्तर लगाइए। लगाइए इन प्रश्न का सही उत्तर। ऑप्शन है, जब छात्र किसी परीक्षा में असफल होते हैं तो वो शिक्षक है जो असफल होते हैं। प्रत्येक शिक्षण का उद्देश्य अधिगम सुनिश्चित करना होता है। यहाँ पे पहला तो देखिए सही ही होगा। अब यहाँ पे कोड दिया हुआ है, अब इसमें से छांट के देखिए कि इसमें पहला ऑप्शन कहाँ कहाँ आ रहा है। एक आ रहा है बी में, एक आ रहा है डी में, तो यहाँ पे ए और सी ये तो गलत हो जाएंगे ऑप्शन। तो हमने बी और डी कोड में से सही ऑप्शन चूज़ करना है यहाँ पे पढ़ के ऑप्शन को। तो प्रत्येक शिक्षण का उद्देश्य अधिगम सुनिश्चित करना होता है, बिल्कुल सही। बी और डी में दूसरा ऑप्शन आ रहा है। अधिगम के बिना शिक्षण हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तीसरा बी में आ रहा है, डी में नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे तो बी सही लग जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। शिक्षण के बिना कोई अधिगम नहीं हो सकता, बिल्कुल गलत हो सकता है। कोई शिक्षक शिक्षण करता है किंतु वह सीखता भी है, तो बिल्कुल सही। वास्तविक अधिगम का अभिप्राय कंठस्थ किया जाने वाला अधिगम है, तो ये तो नहीं आएगा, बिल्कुल गलत है ये। तो यहाँ पे जो विकल्प सही हो रहे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा बी ऑप्शन में देखिए यहाँ पे सही हो रहा है। तो यहाँ पे जो कोड है बी वो सही उत्तर हो जाएगा। तो इसी तरह जो आपको यहाँ पे ऑप्शन में लगे कि बिल्कुल सही है, यहाँ पे छांट के इस तरह से आप वो सही उत्तर लगा सकते हैं। इसी तरह अब हम दूसरा प्रश्न करेंगे। अधिगम एक जीवन पर्यंत प्रक्रिया है, ये अभिकथन है। तर्क है, अधिगम के उपयोगी होने के लिए इसे जीवन परिक्रमों से जोड़ा जाना चाहिए। जनवरी 2017 का प्रश्न है। नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। ये यहाँ नीचे कूट दिए गए हैं, बताइए सही करके सही उत्तर का चयन कीजिए। क्या अभिकथन सही है और तर्क अभिकथन की सही व्याख्या कर रहा है कि नहीं, ये आपने इन कूटों को देखकर सही उत्तर चयन करके बताना है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो है ए और आर दोनों सही हैं, तथा तो आर ए की सही व्याख्या है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षण की प्रभावकारिता का निर्णय निम्नांकित में से किस रूप में किया जाना चाहिए? जनवरी 2017 का प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर बताइए। शिक्षण की प्रभावकारिता का निर्णय निम्नलिखित में से किस रूप में किया जाना चाहिए? यहाँ 4 विकल्प दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन में से छांट के बताइए। शिक्षण की प्रभावकारिता कैसे पता लगती है? जब छात्रों के अधिगम परिणाम के आधार पर, जब हम छात्रों को कुछ सिखाते हैं और उसका आउटकम अच्छा निकलता है, परिणाम निकलता है, तो इससे शिक्षण की प्रभावकारिता का पता चलता है। तो यहाँ पे विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शिक्षण विधि में शिक्षार्थी की भागीदारी को इष्टतम का मतलब होता है सर्वोत्तम या श्रेष्ठ या बेस्ट, पहलकारी बनाया जाता है? जनवरी 2017 का प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर बताइए। किस शिक्षण विधि में शिक्षार्थियों की भागीदारी को इष्टतम, सर्वोत्तम तथा पहलकारी बनाया जाता है? जनवरी 2017 का प्रश्न है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा प्रयोजन विधि द्वारा।
विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षण प्रभावकारिता को प्रभावित करने वाला एक सर्वाधिक शक्तिशाली कारक किससे संबंधित है? देखिए यहाँ पे शिक्षण प्रभावकारिता ऊपर भी आया है यह प्रश्न, यहाँ पे देखिए, लेकिन यहाँ पे पूछा है, यहाँ पे तीसरा प्रश्न पूछा है। उसके बाद यहाँ पे 5वें नंबर पे भी शिक्षण प्रभावकारिता के ऊपर प्रश्न पूछा है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे पूछने का तरीका अलग है। शिक्षण प्रभावकारिता को प्रभावित करने वाला एक सर्वाधिक शक्तिशाली कारक किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो है शैक्षणिक व्यवस्था से संबंधित है। विकल्प डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, अभिकथन ए निर्माणात्मक मूल्यांकन अधिगम की गति के त्वरित बनाता है। त्वरित मतलब शीघ्र बनाता है। तर्क संकलात्मक मूल्यांकन की तुलना में निर्माणात्मक मूल्यांकन अधिक विश्वसनीय है। जनवरी 2017 का प्रश्न है। नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। अब इस प्रश्न का उत्तर बताइए। यहाँ पे कूट दिए हुए हैं जिनका आपने सही उत्तर बताना है। यहाँ पे फॉर्मेटिव मूल्यांकन पूछा जा रहा है। फॉर्मेटिव निर्माणात्मक मूल्यांकन, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? निर्माणात्मक मूल्यांकन अधिगम की गति की त्वरित बनाता है, बिल्कुल सही बनाता है। संकलात्मक मूल्यांकन की तुलना में निर्माणात्मक मूल्यांकन अधिक विश्वसनीय है, ये गलत है क्योंकि तर्क अभिकथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। देखते जाइए किस तरह से प्रश्न पूछे जा रहे हैं और किस तरह से रिपीट होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों के समुच्चय में से कौन सा शिक्षण अधिगम के प्रकृति एवं उद्देश्य को सर्वोत्तम रूप से प्रस्तुत करता है? नवंबर 2017 का प्रश्न है। अब इस प्रश्न का उत्तर बताइए। यहाँ पे पूछा गया है कौन सा शिक्षण अधिगम के प्रकृति एवं उद्देश्य को सर्वोत्तम रूप से प्रस्तुत करता है। शिक्षण की प्रकृति और उद्देश्य से प्रश्न पूछा गया है। यहाँ पे देखिए नीचे कोड दिया है और यहाँ पे ऑप्शन दिया है। सही उत्तर बताइए इस प्रश्न का। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा, शिक्षण सामाजिक कृत्य है जबकि अधिगम व्यक्तिगत कृत्य है। यहाँ पे विकल्प सी, यहाँ पे विकल्प 2, तो यहाँ पे ऑप्शन 2 सही होगा। पहला तो गलत ही है। और उसके बाद शिक्षण में अधिगम निहित है जबकि अधिगम शिक्षण को समाहित नहीं करता, ये भी सही है। शिक्षण एक प्रकार का ज्ञान का अंतरण है, अधिगम इसे प्राप्त करने जैसा है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन तो गलत है। अगला जो 5वां है, शिक्षण एक अंतः क्रिया है और प्रकृति में त्रिपदी है जबकि अधिगम एक विषय के अंतर्गत सक्रिय कार्य है। तो यहाँ पे 5वां सही हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन कौन से सही हो रहे हैं? दूसरा, तीसरा और 5वां। तो यहाँ विकल्प बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए सूची में से विद्यार्थी के उन अभिलक्षणों को चयनित करें जो शिक्षण अधिगम प्रणाली को प्रभावी बनाने में सहायक है। अपने उत्तर को इंगित करते हुए सही कूट का चयन कीजिए। नवंबर 2017 का प्रश्न है। तो इस प्रश्न का उत्तर बताइए। सही नीचे दिए गए सूची में से विद्यार्थियों के उन अभिलक्षण को चिन्हित करना है। शिक्षण अधिगम प्रणाली को प्रभावी बनाने वाले जो सहायक हैं उनका चयन करना है हमने। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा, तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा पहला, दूसरा तो इस पारिवारिक वंश से कोई लेना देना नहीं है, तीसरा सही होगा और यहाँ पे खाने का भी कोई लेना देना नहीं है, धर्म से भी नहीं। तो यहाँ पे पहला, तीसरा और चौथा ऑप्शन सही होगा, विद्यार्थी के विकास की अवस्था, यानी कि यहाँ पे विकल्प कूट ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, अभिकथन ए सभी शिक्षण में अधिगम निहित होता है। तर्क अधिगम को उपयोगी होने के लिए उसे आवश्यक रूप से शिक्षण से व्युत्पन्न होना चाहिए। नवंबर
17 का प्रश्न है, निम्नलिखित सही उत्तर का चयन कीजिए। अब बताना है कि अभिकथन सही है या तर्क सही है, तर्क क्या अभिकथन की सही व्याख्या कर रहा है कि नहीं, ये आपने बताना है इस प्रश्न का उत्तर। तो सभी शिक्षण में अधिगम निहित है, तो बिल्कुल सही। ये अभिकथन तो सही होगा, लेकिन तर्क इसकी सही व्याख्या नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे विकल्प सी गलत हो जाएगा। सही ए सही है लेकिन आर गलत है, तो यहाँ पे कूट सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संकलनात्मक परीक्षण के आधार पर एक शिक्षण अपने विद्यार्थियों के निष्पादन व्यवहार को उसमें अभिव्यक्त सुस्थित मतलब स्थापित जीवन शैली के संदर्भ में व्याख्यायित करता है। इसे कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा? तो इस प्रश्न का उत्तर बताइए। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देती हूँ ताकि आप प्रश्न भी देख सकें। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, संकलात्मक परीक्षण के आधार पर एक शिक्षण अपने विद्यार्थियों के निष्पादन व्यवहार को उसमें अभिव्यक्त सुस्थित जीवन शैली के संदर्भ में व्याख्यायित करता है। इसे कहा जाएगा निष्कर्ष संदर्भित परीक्षण। विकल्प डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन प्रभावी शिक्षण में प्रमुख व्यवहार है? नवंबर 2017 का प्रश्न है। प्रभावी शिक्षण में प्रमुख व्यवहार कौन सा है? इस प्रश्न का उत्तर बताइए। 11वें प्रश्न का, अनुदेशात्मक विविधता। विकल्प सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन शोध द्वारा प्राप्त साक्ष्य के आधार पर प्रभावी अध्यापन में मुख्य व्यवहार का संकेत है? 18 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट 2018 का ये प्रश्न है। विकल्प देख लीजिए आप यहाँ पे। इस प्रश्न का उत्तर बताइए, कौन शोध द्वारा प्राप्त साक्ष्य के आधार पर प्रभावी अध्यापन में मुख्य व्यवहार का संकेत है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा, सही उत्तर होगा विकल्प बी, विद्यार्थी द्वारा अधिगम में संलिप्तता। संलिप्तता का अर्थ होता है भागीदारी। विद्यार्थी द्वारा अधिगम में भागीदारी। विकल्प बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मानक संदर्भित परीक्षण के बारे में है? नीचे दिए गए कूट का चयन कीजिए और उत्तर दीजिए। 18 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट 2018 का प्रश्न है ये। इस प्रश्न का उत्तर बताइए। यहाँ पे नीचे कूट दिया हुआ है। विकल्प ए इसका सही उत्तर होगा। केवल स्वल्प अधिगम कार्य जिनमें थोड़े से प्रश्न ही विशिष्ट कार्यों के मापन हेतु शामिल हों के आधार पर बड़े अनुक्षेत्र को आच्छादित कर लेना। मतलब केवल स्वल्प मतलब होता है थोड़े या अल्प, कम। आच्छादित मतलब होता है कवर कर लेना। इसी तरह दूसरा ऑप्शन भी सही होगा। अधिगम के सापेक्ष स्तर के आधार पर व्यक्तियों के मध्य विभेद कर सकने पर जोर। और विकल्प है चौथा, निर्वाचन के लिए सुपरिभाषित समूह की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 भी सही होगा, यानी 1, 2 और 4 ऑप्शन सही होगा। विकल्प ए सही उत्तर है इसका। अगला प्रश्न है, अब यहाँ पे लेवल ऑफ टीचिंग से प्रश्न पूछा गया है। नीचे 2 समुच्चय दिए गए हैं। समुच्चय 1 में शिक्षण तथा अधिगम के विभिन्न स्तर दिए गए हैं तथा समुच्चय 2 में उनके उदाहरण तथा महत्व दिए गए हैं। दोनों समुच्चय को सम्मिलित कीजिए और सही कूट का उत्तर लगाइए। सही कूट का उत्तर दीजिए। 18 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट 2018 का प्रश्न है। तो इस प्रश्न का आपने उत्तर बताना है। बताइए इस प्रश्न का उत्तर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा, मेमोरी लेवल, स्मृति स्तर, जिसमें तथ्यों को स्मरण करने एवं पहचानने की प्रक्रिया को सुकर बनाता है,
तीसरे से अवबोध स्तर अंडरस्टैंडिंग लेवल, जिसमें संबंध तथा अर्थ देखने की संभावना को बढ़ाता है। विमर्शी स्तर का आएगा आलोचनात्मक चिंतन आधारित संज्ञानात्मक अंतर विनिमय को बढ़ावा देना। तो यहाँ पे विकल्प सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित सूची से शिक्षक एवं विद्यार्थियों की प्रतिबद्धता क्षेत्र की पहचान कीजिए। सही कूट का चयन कीजिए एवं उत्तर दीजिए। 18 दिसंबर एक शिफ्ट 2018 का प्रश्न है। यहाँ पे नीचे कूट दिए हुए हैं, इस प्रश्न का उत्तर बताइए। तो डू इट वेल अप्रोच, ठीक से करो उपागम, पहला सही होगा। देखिए पहला कहाँ कहाँ आ रहा है, एक ए में आ रहा है, एक सी में आ रहा है, डी और बी में नहीं आ रहा है तो गलत होगा। तो ए और सी में हमें उत्तर छांट के बताना है। दूसरा है समुदाय के साथ संपर्क बढ़ाना, तो शिक्षक और विद्यार्थी के बीच में प्रतिबद्धता का समुदाय से कोई लेना देना नहीं है, तो ये तो नहीं आएगा। दूसरा कक्षागत निष्पादन, जिसमें शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया शामिल हो, को अभिवृद्धि करना, ये भी नहीं। सर्वगुण विकास के प्रति विशेष रुचि तथा सहायता हेतु तत्पर, तो ये आएगा। शैक्षणिक एवं विषय वस्तु से संबंधित प्रवीणता का अर्जन, तो इसका भी नहीं लग रहा है। निष्पादता, वस्तुनिष्ठता तथा बौद्धिक ईमानदारी का सम्मान, तो यहाँ पे 6 आएगा। तो पहला, चौथा और 6 यानी विकल्प सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण पद्धति अप्रत्यक्ष अधिगम को बढ़ावा देगी? इस प्रश्न का उत्तर बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण पद्धति अप्रत्यक्ष अधिगम को बढ़ावा देगी? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा विकल्प डी, प्रतिभाग आधारित परियोजनाएं अध्ययन ध्यान, तो विकल्प डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, प्रभाव उत्पादक शिक्षण अधिगम प्रणाली के आयोजन के लिए निम्नलिखित में से कौन से संयोजन सर्वाधिक उपयुक्त सरोकार प्रतिबिंबित करेंगे? अपने उत्तर को इंगित करने के लिए कूट का चयन कीजिए। 18 दिसंबर सेकंड शिफ्ट 2018 का प्रश्न है। अब इस प्रश्न का उत्तर बताइए। यहाँ पे नीचे कूट दिए गए हैं, इस प्रश्न का उत्तर छांट के बताइए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, पूछा क्या है प्रश्न में, शिक्षण अधिगम प्रणाली के आयोजन के लिए निम्नलिखित में से कौन से संयोजन सर्वाधिक उपयुक्त सरोकार प्रतिबिंबित करेंगे? प्रभावकारित शिक्षण अधिगम प्रणाली, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा यह आधारित करना कि क्या निर्दिष्ट अधिगम है। निर्दिष्ट का अर्थ होता है क्या उल्लेखित अधिगम होगा। यह निर्दिष्ट करना कि किन रणनीतियों और युक्तियों का प्रयोग किया जाएगा। तो पहला दूसरा दोनों ही आएगा। देखिए पहला दूसरा किस में आ रहा है, तो बी और सी में आ रहा है, ए और डी में नहीं आ रहा है, तो ये तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो हमने बी और सी में छांट के बताना है। शिक्षकों की अकादमिक अहर्ताओं को औपचारिक रूप से अनुमोदित करना, तो अगला पढ़ते हैं। उपयोग किए जाने वाले मूल्यांकन साधन को निर्धारित करना, तो यहाँ पे विकल्प बी आएगा सही उत्तर। उपयोग किए जाने वाले मूल्यांकन साधन को निर्धारित करना, ये भी आएगा।
और कक्षा के आकार को निर्धारित करना, इसका कोई लेना देना नहीं। अधिगमकर्ता के पूर्व अकादमिक अनुभव का मूल्यांकन करना, 6वां। तो यानी यहाँ पे बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न, प्रत्यक्ष अधिगम को प्रोत्साहित देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधियां सर्वाधिक उपयुक्त होंगी? 18 दिसंबर सेकंड शिफ्ट 2018 का प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर बताइए। प्रत्यक्ष अधिगम को प्रोत्साहित देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधियां सर्वाधिक उपयुक्त होंगी? डायरेक्ट लर्निंग। डायरेक्ट लर्निंग हम किस में करते हैं? तो ये हम प्रोजेक्ट मेथड में, प्रयोजन विधि में डायरेक्ट लर्निंग करते हैं। विकल्प 20 का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, अधिगमकर्ता की विशेषताओं की निम्नलिखित सूची में से उनकी पहचान कीजिए जो शिक्षण की प्रभाव उत्पादकता को सुनिश्चित करने में सहायक होंगी। दिए गए कूट में से अपना उत्तर चुनिए। 18 दिसंबर सेकंड शिफ्ट 2018 का प्रश्न है। अब इस प्रश्न का उत्तर बताइए। अधिगमकर्ता की विशेषताओं से प्रश्न पूछा गया है जिसमें शिक्षण की प्रभावकारिता को सुनिश्चित करने में सहायता होंगी। तो अधिगमकर्ता की विशेषताएं हमने इसमें से छांटनी है। तो इस प्रश्न का उत्तर बताइए। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा, अधिगमकर्ता स्कूल के नियमों का जिस सीमा तक पालन करता है। अधिगमकर्ता की प्रेरणा का स्तर, अधिगमकर्ता की सामाजिक प्रणाली की प्रति भावनाएं, अधिगमकर्ता की क्रीड़ाओं और खेलों में रुचि, अधिगमकर्ता का पूर्व अनुभव, अधिगमकर्ताओं के अंतर्व्यक्तिता का संबंध। तो यहाँ पे जो सही लग रहा है वो है 2, 5, 6। तो विकल्प डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विच डिवाइस, ये तो इंग्लिश हो गया, नीचे दिए गए सूची में से कौन सी प्रविधियां निर्माणात्मक मूल्यांकन का रूप ग्रहण करेंगी? अपना उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पे निर्माणात्मक मूल्यांकन, यहाँ पे फॉर्मेटिव मूल्यांकन पूछा गया है। यहाँ पे फॉर्मेटिव मूल्यांकन वो होता है जो ड्यूरिंग द क्लास होता है, कक्षा के दौरान। कक्षा के दौरान क्या क्या होता है वो आपने इसमें से सही उत्तर चयन करके बताना है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो है ए, प्रश्नोत्तरी सत्र को आयोजित करना, चर्चाओं के दौरान सुधारात्मक प्रतिपुष्टि प्रदान करना, परासंगनात्मक चिंतन के लिए अवसर का संवर्धन। परासंगनात्मक मतलब ज्ञान संबंधी, चिंतन के लिए अवसर का संवर्धन करना। तो यहाँ पे 1, 4, 5 विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, अब इस प्रश्न का उत्तर बताइए। नीचे शोध साक्ष्य के आधार पर शिक्षण की प्रभाव उत्पादकता के अनेक महत्वपूर्ण व्यवहार और सहायक व्यवहार दिए गए हैं। उनकी पहचान करनी है। जो महत्वपूर्ण व्यवहार है अपना उत्तर कूट का चयन करना है। 18 दिसंबर सेकंड शिफ्ट 2018 का ये प्रश्न है। शिक्षण की प्रभावकारिता से ये भी प्रश्न पूछा गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर बताइए। प्रश्न पढ़ लीजिए पहले, उसके बाद इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो है कूट तीसरा सी, जिसमें ऑप्शन तीसरा, 5वां, 6वां सही है। पाठ की स्पष्टता, जिसका अर्थ है जिस सीमा तक प्रस्तुतियाँ जटिल नहीं हैं। अधिगम के प्रति समर्पित संलिप्तता दर, जब छात्र संगत कार्य पर हो। संलिप्तता होता है भागीदारी, वह दर जिस पर छात्र दर कार्यों और अभ्यासों को सही ढंग से समझते हैं और उसका अवबोध करते हैं। अवबोध मतलब समझना, अवबोध करते हैं। तो विकल्प सी इसका सही उत्तर होगा।
अगला प्रश्न है, शिक्षण के माध्यम से सक्षमता और भूल उत्कृष्टता की बढ़ावा देने के लिए मास्लो के पदानुक्रम की किन आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जाना चाहिए? 19 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट 2018 का प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर बताइए। तो मास्लो के पदानुक्रम की किन आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जाना चाहिए? तो ये किया जाना चाहिए आत्मसिद्धि की आवश्यकताओं को संतुष्ट। विकल्प डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रभावी शिक्षण में बाधक कार्य हैं? कूट में से सही उत्तर चयन कीजिए। 19 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट 2018 का प्रश्न है। अब इस प्रश्न का उत्तर बताइए। प्रभावी शिक्षण बाधक कारक कौन से हैं? प्रभावी शिक्षण में बाधक कारक हैं, एक शिक्षक की निम्न योग्यता और तत्परता, शिक्षा में नियोजन और शिक्षण कौशल का अभाव, शिक्षक की असंगत देह भाषा। तो विकल्प ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन प्रक्रिया को निम्नांकित विशेषताओं में से निर्माणात्मक मूल्यांकन का वर्णन करने वाली विशेषताओं को पहचान करो। कूट दिए गए हैं, सही उत्तर का चयन करना है। 19 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट 2018 का प्रश्न है। यहाँ पे भी देखिए फॉर्मेटिव मूल्यांकन फिर पूछ लिया गया है। निर्माणात्मक मूल्यांकन से हर बार प्रश्न पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे विकल्प देखिए 5-5, 6-6 विकल्प दे दिए जाते हैं, फिर उसमें से चूज़ करना होता है हमें कि सही विकल्प कौन सा होगा। तो अब प्रश्नों का स्तर देखिए बढ़ता चला जा रहा है और इन डेप्थ कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर बताइए। मूल्यांकन अनुदेश के दौरान घटित होता है, फॉर्मेटिव दौरान कक्षा के दौरान होता है, और मूल्यांकन का उद्देश्य शिक्षण प्रक्रिया में सुधार करना होता है। मूल्यांकन छात्रों और शिक्षक की प्रतिभागिता पर आधारित होता है। तो यहाँ पे दूसरा, 5वां और 6वां सही उत्तर होगा, यानी विकल्प 20 का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, निम्नांकित सूची में से उन कथन की पहचान करें जो प्रभावी शिक्षण के सहायक व्यवहार को दर्शाते हैं। देखिए ये प्रश्न फिर से रिपीट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे विकल्प जो दिए हैं ना वो यहाँ पे चेंज किए हुए हैं। तो देखिए किस तरह से प्रश्न रिपीट होते हैं। देखिए यहाँ पे प्रभावी शिक्षण के सहायक कार्य पहले भी पूछा गया है। अभी जो किया 2017 से 3-4 प्रश्न पूछे गए हैं शिक्षण के प्रभावी व्यवहार से, और मूल्यांकन से कितने प्रश्न आए हैं, और प्रभावी शिक्षण के सहायक व्यवहार से प्रश्न आए हैं। अब ये फिर से आ गया है प्रश्न। अब इस प्रश्न का उत्तर बताइए। लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं वो बदले हुए हैं। देखिए इस प्रश्न का उत्तर बताइए। इस प्रश्न का उत्तर होगा ए। प्रस्तुति करते समय छात्रों के विचार का प्रयोग करना, छात्रों के साथ संबंध में प्रदर्शित शिक्षक प्रभाव, विचारों को स्पष्ट प्राप्त करने के उद्देश्य से जांच परख। तो विकल्प ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए सूची में से उन कथनों की पहचान करें जो शिक्षण कार्य की विशेषताओं से संबंधित है। नीचे दिए गए कूट में से अपना उत्तर चयन कीजिए। 19 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट 2018 का प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर बताइए। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो है विकल्प ए। सभी शिक्षण का देय अधिगम कराना होता है। देय मतलब उद्देश्य। शिक्षण अपनी प्रकृति में दोहरा होने के बजाय त्रिपक्षीय है। शिक्षण का तात्पर्य छात्रों के मस्तिष्क तक पहुंचना है। विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 2, 4, 6 2, 4, 6 तो ये ऑप्शन सही होंगे। शिक्षण कार्य की विशेषता से संबंधित ये कथन में।
अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक शिक्षार्थी संज्ञानात्मक गुण है? निम्न में से कौन एक शिक्षार्थी का संज्ञानात्मक गुण है? 19 दिसंबर सेकंड शिफ्ट 2018 का प्रश्न है। शिक्षार्थी की संज्ञानात्मक गुण कौन सी है? तो वो है दृश्य साक्षरता का स्तर, विकल्प डी। अगला प्रश्न, उद्देश्य अनुमान करना अथवा उन व्यक्तियों की भी पहचान करना है जो किसी खास दिशा में विकसित का होने की क्षमता रखते हैं या जिनके किसी विशिष्ट तथा प्रशिक्षण से सर्वाधिक लाभान्वित होने की संभावना है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आप कौन सा परीक्षण करेंगे? 19 दिसंबर सेकंड शिफ्ट 2018 का प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर बताइए। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा एप्टीट्यूड टेस्ट, अभिक्षमता परीक्षण, विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के चरण होते हैं, यहाँ पे डैश है, इसको आपने भरना है। 19 दिसंबर सेकंड शिफ्ट 2018 का प्रश्न है। ये होते हैं 4 चरण। अगला प्रश्न, जॉन डेवी ने विद्यालय को एक संस्थान और शिक्षा को एक डैश प्रक्रिया कहा है। 19 दिसंबर सेकंड शिफ्ट 2018 का प्रश्न है। दोस्तों, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे रखा है, आप जुड़ सकते हैं। विद्यालय एक सामाजिक संस्थान है और शिक्षक को एक दार्शनिक प्रक्रिया कहा है, विकल्प ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, विविध बुद्धिमत्ता के सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न में से किसने दिया? मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी किसने दिया? तो ये दिया हॉवर्ड गार्डनर ने, विकल्प बी सही उत्तर होगा। अब इस प्रश्न का उत्तर बताइए। एक कक्षा में श्रवभाषिक शिक्षण सहायक सामग्री के प्रयोग का उद्देश्य छात्रों को निम्नलिखित में से किसके विकास में मदद करना है? 20 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट 2018 का प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर बताइए। विकल्प बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, शिक्षार्थी के गुणों और विशेषताओं के मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम उपकरण है? 20 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट 2018 का प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर बताइए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सुर्खियां, विकल्प डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, ये जनरेशन से प्रश्न आया हुआ है, देखिए 20 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट 2018 का प्रश्न है। पिछले कुछ दशकों के दौरान तकनीकी की समृद्धि, विकास और परिवर्धित पहुंच से तकनीक के प्रयोग के संदर्भ में शिक्षार्थियों की विशेषताएं विकसित करने में योगदान हुआ है। नीचे दिए 2 समूह हैं, कृपया जन्म वर्ष के आधार पर प्रचलित पीढ़ियों को सम्मिलित कीजिए। तो इनको आपने सम्मिलित करना है और बताना है कि किस सन में कौन से जनरेशन के लोग आते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो है ए। 1945 और उससे पहले जन्मे लोगों को किस जनरेशन में रखा गया है? तो ये रखा गया है परंपरावादी जनरेशन में। 1946 से 1964 के बीच के जन्मे लोगों को रखा गया है बेबी बूमर में। उसके बाद 1965 से 1976 के बीच में जन्मे लोगों को रखा गया है जनरेशन एक्स में। 1977 से 1995 के बीच में जन्मे लोगों को रखा गया है जनरेशन वाई में। तो हम वाई जनरेशन में आते हैं हम सभी लोग। उसके बाद 1996 और उसके बाद के जन्मे लोगों को रखा गया है जनरेशन जेड में।
तो ए इसका सही उत्तर होगा। देखिए किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप कोई भी किताब उठा के पढ़ोगे तो उसमें ये वाला प्रश्न तो आपको बिल्कुल ही भी नहीं देखने को मिलेगा। एक आध दो प्रश्न ऐसे आ जाते हैं आउट ऑफ सिलेबस। इस प्रश्न का उत्तर बताइए। कक्षा संरचना के फिश बाउल शैली के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है? इस प्रश्न का उत्तर बताइए। तो ये कथन सही होगा विकल्प सी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो है सी। छात्र कक्षा के बीच में एक घेरे में पास पास बैठते हैं जबकि शेष छात्र समूह चर्चा का अवलोकन करने के लिए थोड़ा पीछे खड़े होते हैं। तो सी इसका सही उत्तर होगा, फिश बॉल शैली के संदर्भ में ये कथन। अगला प्रश्न है, ये तो 35 प्रश्न हो गया, एक प्रश्न और कर लीजिए। प्रश्न है, शैक्षिक नियोजकों और प्रशासकों को प्रशिक्षण देने वाली भारत में सर्वोच्च संस्थान निम्नलिखित में से कौन सी है? बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर। Apex Institute in India working in the area of training educational planners and administrators। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी। इसका फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए। तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये इसका फुल फॉर्म है, विकल्प सी इसका सही उत्तर है। तो ये थे आज के 36 प्रश्न टीचिंग एप्टीट्यूड के। आगे के प्रश्न हम करेंगे। तो इसी तरह हमारे चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं करते हैं तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।